नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे। प्रवीण जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्त 17 दिसंबर को 2023 को एमपीपीएससी परीक्षा आयोजित की गई। प्री का रिजल्ट आया। कहें तो जानबूझकर या ना कहें जानबूझकर तो ये कह देते हैं कि भाई आयोग ने जो आंसर की डाली उस आयोग की आंसर की के आधार पर कुछ क्वेश्चनों पर बच्चों को आपत्ति है। बच्चों को ये लगता है कि ये इसका ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है कि अलग अलग कोचिंग सेंटर्स ने अलग अलग आंसर की जारी की, अलग अलग किताबों में अलग अलग नोट्स और तथ्य डाले गए। उन तथ्यों को आधार बनाते हुए बच्चों को लगता है कि ये आंसर गलत है और आयोग ने जो आंसर दिए उनमें कुछ कमी है। कमी वास्तविकता में है, मुझे भी ऐसा लगता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे विशेषकर हमने छांटे हुए हैं जो आपत्ति योग्य हैं, जिन पे चर्चा भी चल रही है और विषय हो भी सकता है, क्योंकि एक से जगह दूसरी जगह पे ये अपन को प्रश्न मिले हुए हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, साक्ष्य है अपने पास, साक्ष्यों के साथ अपन काम कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इन पे आपको आपत्ति लगानी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 29 दिसंबर तक आपत्ति लगनी है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों उतने ज़्यादा बच्चे आपत्ति प्रश्नों पे लगाएं। जिन प्रश्नों पे आपको डाउट होता है, जिसके आपके पास साक्ष्य उपलब्ध है, उनको लगाइए। आयोग क्या करता है, यदि आपके क्वेश्चन आपने इस पर आपत्ति लगाई है वो चेंज करता है या उसका आंसर सही मानता है जो आपने बताया है, तो आप जो भी उसमें राशि उनको देते हो वो रिटर्न कर देते हैं। वो आपका अकाउंट नंबर वगैरह मांगते हैं। ये उनकी एक प्रक्रिया है इंटरनल। तो उसके तहत आपको लॉस नहीं है। अब मैंने पहले भी कहा है, यदि आप अपनी किताबों में निवेश करते हैं, अपने कार्य के लिए निवेश कर रहे हैं, इन परीक्षाओं के लिए निवेश कर रहे हैं, तो वो निवेश सार्थक निवेश होगा। चलिए, विशेष तौर पर हम आपत्तिजनक हमने कुछ 10 प्रश्न ऐसे निकाले हैं, मुझे लगता है, जिन पे विशेष चर्चाएं चल रही हैं आज के समय में। वो भी कंफ्यूजन कारण है, क्योंकि एक से अधिक मामले ऐसे देखे गए हैं किताबों में। तो देखिए, ये आपत्ति योग्य प्रमुख प्रश्न है। आपत्ति योग्य प्रश्न, ये कुछ 10 प्रश्न अपन ने देखे हुए हैं। तो ये अपन ने देखा हुआ है कि ये जो साक्षरता दर, पहला प्रश्न आ जाता है साक्षरता दर का। पूछा गया कि भारत में साक्षरता दर के बारे में संबंध में प्रश्न पूछा गया हुआ था, जिसमें गोवा पहले आना था और त्रिपुरा बाद में आना चाहिए था आंसर, लेकिन उन्होंने त्रिपुरा पहले रख दिया और गोवा बाद में रख दिया है। तो एक तो सबसे पहले आंसर ये हो जाता है साक्षरता दर वाला, जिसमें मुझे 100% लगता है कि आंसर चेंज होगा और इसके आंसर में चेंज हो जाएगा। गोवा के बाद त्रिपुरा आएगा, ना कि त्रिपुरा पहले आएगा और गोवा बाद में आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न अपन ये मान लेते हैं, इस प्रश्न को जो भी जितने भी बच्चे हैं वो 100% आपत्ति लगाए, ये चेंज होगा ही, इसमें कोई दो मत डाउट की बात है नहीं। दूसरा प्रश्न आ जाता है अपना कबड्डी फेडरेशन वाला। कबड्डी फेडरेशन में देखिए, उसमें जो प्रश्न में पूछा गया है वो आपसे मुख्यालय पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे? मुख्यालय पूछा गया है। ठीक है। अब मुख्यालय पूछा गया है तो इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। ठीक है। लेकिन बच्चों ने सर्च किया हुआ है तो इसमें आ जाता है सचिवालय। क्या आ जाता है? सचिवालय। तो जो इसका सचिवालय है वो कहाँ पे है आपका? दिल्ली में है। तो सचिवालय कहाँ पे भैया? दिल्ली में है। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है आपका? जयपुर में है। तो इसके जिनके पास साक्ष्य हो वो इस प्रश्न पे आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है। तो मुख्यतः अंतर यही है मुख्यालय का और सचिवालय का। तो दूसरा प्रश्न ये हो जाता है जो सर्वाधिक चर्चा में चल रहा है। तीसरा प्रश्न ये पटल विरूपण वर्ण वाला। पटल विरूपण वर्ण वाले में जैसे पटल विरूपण की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या घटता है, क्या नहीं घटता है, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो उसमें दो उत्तर हैं, एक विषमांगी को माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? विषमांगी। और दूसरा भूकंप। दूसरा क्या? भूकंप। तो ये बी और सी इसके आंसर हो सकते हैं। एक संभावना है कि वो इसमें दो आंसर मान ले। मुख्यतः मुझे लगता है कि अगर वो पूछेगा तो ये विषमांगी में और भूकंप में, क्योंकि इसके साक्ष्य किताब में दिए हुए हैं। तो ये प्रश्न चेंज हो सकता है और इसके दो आंसर हो सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है अगर इसके आंसर होंगे तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न अपन देख लेते हैं, आर्य मंजू श्री मूलकल्प। ये मुख्यतः महायान शाखा से ही संबंध है। बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है, कौन सी शाखा है बेटा? महायान शाखा है। इसी महायान शाखा से इसका संबंध है मुख्यतः। लेकिन कुछ बच्चों के पास वज्रयान का भी कह रहे हैं, कुछ किताबें वज्रयान का कह रही हैं। तो आप वज्रयान शाखा का जिसने लगाया हो ऑप्शंस में वो बच्चा इस पे आपत्ति ले सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है ऊष्मागति का नियम वाला। तो वो एनर्जी वाला आया था, हास का नियम पूछा हुआ था। तो वो मुख्यतः ऊष्मागति का कई बच्चों ने प्रथम नियम लगाया हुआ है, जबकि इसका आंसर द्वितीय नियम ही है। लेकिन ये चर्चा में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिनने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाया है, जिनके पास साक्ष्य है, तो वो उसको ऊष्मागति का प्रथम नियम लगाए। इस पे भी आपत्ति आप ले सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है ये, जिसको मैं कह सकता हूँ, ये स्टार लगा के आप कह दो कि इसमें जो B2B को इन्होंने आंसर मान लिया है उसका आंसर B2C था। तो एक अलीबाबा एक संस्था है जो बिजनेस पर्पज से भी कार्य करती है, तो उसके माध्यम से यदि अपन देखेंगे तो वो B2B हो जाएगा, नहीं तो इसका B2C आंसर होना है। तो अगर चेंज होने की स्थिति बनेगी या डबल आंसर की बनेगी तो दूसरा क्वेश्चन ये होगा,
तो चेंज होने वाले 2 क्वेश्चन तो अपन को भी मिल गए हैं हाल ही में। एक तो ये वाला कौन सा साक्षरता दर वाला, दूसरा B2B और B2C वाला, ये वाला क्वेश्चन। या तो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं या फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है प्रेस स्वतंत्रता का। प्रेस स्वतंत्रता का उसने पूछा हुआ है, ये आपने लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए प्रेस का मुक्तिदाता नहीं पूछा हुआ है। यदि प्रेस का मुक्तिदाता पूछा हो जाता तो अपन चार्ल्स मेटकॉफ लगा लेते। ठीक है सर, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किसने हटाया, मतलब प्रेस पर प्रतिबंध जो लगा था वो किसने हटाया था, प्रेस स्वतंत्रता को किसने लागू किया हुआ था, तो ये उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक जिनके पास साक्ष्य लग रहा है कि भाई चार्ल्स मेटकॉफ होना चाहिए, वहां पे उन्होंने ऑप्शंस गलत दिए, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़े और समझे, फिर उसके आधार पे ही आप आपत्ति इसमें लगाएं। फिर उसके बाद आता है नीति निर्देशक तत्व वाला। देखिए ये नीति निर्देशक तत्व जिसमें पूछे गए हैं, ये आप सभी जानते हैं कि उपरोक्त ऑप्शंस में उसमें आयरलैंड लिखा हुआ है पहली चीज। ठीक है, आयरलैंड लिखा हुआ है, ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन उसमें एक प्रिंट मिस्टेक है जहां पे 4K लिख दिया गया है। क्या लिख रहा है, 4 की जगह उसने 4K लिख दिया गया है, लेकिन वहां उसमें थियोरिकली लाइन जब वो पढ़ता है तो वहां उसने नीति निर्देशक तत्व लिखा हुआ है। तो यदि ये चेंज होगा तो होगा, नहीं होगा तो एक चीज हो सकती है कि ये डिलीट हो जाए, और डिलीट होने की भी बहुत कम 5 या 10% की संभावना मैं कहूंगा इसमें, क्योंकि ये वाली सिर्फ 4K में चेंजेस आया और उसमें रूस ऑप्शंस में दिया नहीं। यदि मौलिक कर्तव्य दिया होता या रसिया ऑप्शंस में दिया होता तो फिर ये विलोपित हो जाता, लेकिन क्या है वह संवादिक अवसर जो है वो आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व को लेके है। ठीक है, तो जिन्हें आयरलैंड लगा है वो बढ़िया है, जो इसको विलोपित कराना डिलीट कराना चाहते हैं वो इस पे आपत्ति ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है जो उपरोक्त 4 ऑप्शंस उनके पास दिए गए थे आपको प्रयुक्त, उन 4 ऑप्शंस में सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो प्रश्न था नीति निर्देशक तत्व का वो इस आयरलैंड से मिलता है। तो संभवतः इस पे भी आपत्ति चल रही है, लेकिन जो स्पेसिफिक तथ्य है मैं उसी पे बात करूंगा। अनर्गल बात करने का कोई औचित्य है नहीं, मैं जबरदस्ती के ज्ञान की बात नहीं दूंगा, जो है वो है, उसको बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब एक ये मतंगेश्वर मंदिर पूछा गया है, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है कि ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर। तो इसमें देखो एक महेश्वर में भी है, उज्जैन में भी है, तो ऐसे लोकल मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन जब वो ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर की बात करता है चाहे, तो वहां पे फिर ये आपका आंसर वही चंदेल खजुराहो आ जाएगा। हर्ष के द्वारा ये निर्मित कराया गया है मतंगेश्वर मंदिर, तो चंदेल वन से संबंधित है यहाँ पे, और ये आपका खजुराहो में पड़ता है, तो इसका आंसर खजुराहो ही होना है, वहां पे चंदेल वंश जाना है। ठीक है, मतंगेश्वर मंदिर ऐतिहासिक, क्लियर है। लेकिन इसका इसका एक आंसर महेश्वर भी मिल रहा है कहीं पे बच्चों के लिए किताब में, और क्या मिल रहा है, महेश्वर मिल रहा है और एक उज्जैन मिल रहा है। ठीक है, तो ये आंसर भी उसमें मिल रहे हैं आपके लिए। फिर एक 10वां क्वेश्चन एक और अपन देख लेते हैं, जो ट्रांसफार्मर क्लस्टर वाला। देखिए हम बिल्कुल बहुत अच्छे जानते हैं कि जहां भेल का निर्माण कहाँ है, भोपाल में हुआ है। ठीक है, भेल कहाँ है, भोपाल में, तो भोपाल में भेल में ट्रांसफार्मर तो बनते ही, बिल्कुल कंफर्म बात है, कोई दो ही मत नहीं है। लेकिन दोस्त इसमें जुड़ा हुआ है क्लस्टर, क्या जुड़ा हुआ है, क्लस्टर। तो ट्रांसफार्मर क्लस्टर का जो मुख्यालय है ना वो ग्वालियर में ही है। कहाँ पे है, ग्वालियर में। तो यदि आप आपत्ति लगाना चाहते हैं तो आप इस पे भी आपत्ति लगा सकते हैं। तो मुख्यतः मुझे जो क्वेश्चन लग रहे हैं जिनमें मतलब चेंजेस हो सकता है, वो 4 क्वेश्चन कुछ इस तरीके की हैं कि पहला साक्षरता दर वाला, दूसरा छठवां ये B2B B2C वाला, इसमें आंसर चेंज हो सकता है। और 2 आंसर जिसमें पूछे जा सकते हैं वो आपके, एक तो वो हो सकता है उसका आपका क्या पटल विरूपण बल वाला, इसमें हो सकती है संभावना बनेगी, तो नहीं तो मुझे ज्यादा उसमें लगती नहीं है कि वो पटल विरूपण बल वाला हो जाता है आपका 2 आंसर के लिए। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व वाला विलोपित होने की संभावना है, लेकिन वो भी 5 से 10% है। वो तब होती है अगर इसमें रूस दिया होता, और 4 का अंतर्गत क्या मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए, रसिया ने अपन को दिया नहीं, सोवियत संघ से लिए। ठीक है, तो वो उसमें ऑप्शंस में है नहीं अपने पास में, यदि होता तो फिर वो गलत होता। तो अपन भी तथ्य पे चलें, तो बेसिकली 2 क्वेश्चन जो कि क्यों आ जाएंगे, क्योंकि वो ऐतिहासिक है, वो तो रिपोर्ट के अनुसार है कि आपकी साक्षरता दर हो जाएगी, B2B B2C हो जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद बाकी कबड्डी फेडरेशन में मुख्यालय है और सचिवालय, ये इसमें मसला फंस जाएगा आपका फट से। फिर इसमें पटल विरूपण बल में विस्मांगी और भूकंप मान रहे हैं, कहीं साक्ष्य है। अब ये आयोग की विवेक पर निर्भर करता है कि वो दोनों को ले रहा है अथवा विस्मांगी को मान रहा है आंसर। ठीक है, बाकी और सब आपको पता ही है, इसमें मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्यतः 2 से 3 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन होना है, 2 जो बेसिक सही है वो सही होने हैं। तीसरी चीज मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं दोस्तों, देखिए आप लोग, मैंने पहले भी कहा है अभी भी कह रहा हूं, 80 से 2 नंबर कम 2 नंबर ऊपर, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं और 80 से 2 नंबर ज्यादा है 2 नंबर कम है, आप निश्चिंत होकर मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। आपको मुख्य परीक्षा पढ़ना ही है,
आप मुख्य परीक्षा पढ़ेंगे तो आपको प्री में बेनिफिट करेगा। और इस ड्यूरेशन में आप मुख्य परीक्षा के क्या है नोट्स बनाइए, हर टॉपिक को उठाइए, आपको कुछ नहीं करना है। आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस को पढ़िए, आयोग का सिलेबस पढ़िए, आप सिलेबस की बिंदुवार पढ़िए, उसी बिंदु को देखते हुए आप सारे नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। हर यूनिट के नोट्स 10 से 15 पेज में कंप्लीट कर दीजिए, इससे ज्यादा की यूनिट चलानी नहीं है। मेन फैक्ट को लिखिए, क्वेश्चन के तरीके देखिए कि वो क्या पूछ सकता है, प्रीवियस के क्वेश्चन देखिए, मेंस के। आप क्या करिए, कोचिंग्स जाइए, ये कोचिंग संस्थान जितने कोचिंग चल रही है इनके पेपर कलेक्ट करिए अपने दोस्तों से, इनके पेपर में देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स में सॉल्व पेपर लेके आइए या अनसॉल्व लाइए, उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए उनको घर पे बैठ के लिखने का प्रयास करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए कहीं पे भी रिटर्न की, उसकी तैयारी करिए। ये एक प्रॉपर तरीका है। और किसी भी विद्वान टीचर से मिलिए, संपर्क करिए जो आपको आंसर राइटिंग सिखाएगा, आंसर राइटिंग करने का तरीका आएगा, फॉर्मेट। ये मैं एक वीडियो बना के डालूंगा आपके लिए इसके संबंध में कि किस तरीके से मुख्य परीक्षा में आंसर लिखें, किन तथ्यों को डालें, क्या लिखते सब हैं। मैंने कुछ नहीं तो अभी 1000 करीब कॉपी मैं देख चुका हूं मुख्य परीक्षा की बच्चों की। तो 1000 करीब कॉपियों में से मुझे मुश्किल से 60 या 80 कॉपी ऐसी मिली होंगी जो बहुत बेहतरीन कॉपी होंगी, जिनमें एक्चुअल में फाइट रही है। और इन 60 और 80 कॉपियों में 15 से 20 बच्चे ऐसे रहे हैं मेरी नजर में जिनको प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहिए, जो 19, 20, 21, 22 में बने भी, कुछ बच्चे बने भी हुए हैं। और अभी 20 वाले रिजल्ट में 21, 22 में भी उनकी संभावना रहेगी, और अभी 19 का रिजल्ट आना है। तो पिछले 4-5 साल से मैं बच्चों को देख रहा हूँ, उनकी कॉपियों को देख रहा हूँ, तो मुझे जो अनुभव आया है उसके आधार पर बेटा सिंपल सी चीज है कि आपको लिखने का पैटर्न सुधारना होगा। मेन फाइट जो होती है वो टोटल बच्चों के 10 से 15% बच्चों के बीच ही फाइट होती है। तो आप इस चीज को फोकस आपको करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज जो आपत्ति वाले प्रश्न थे वो ये सारे प्रश्न थे, इनके जो समाधान थे वो मैंने बता दिए हैं। आपके पास जो अन्य साक्ष्य हैं, जो 2 क्वेश्चन हैं मुख्यतः, उनको आप देख लें और जो आपको लगते हैं आप लगाइए। और जितने ज्यादा आपत्ति लगाएंगे, जितना आपत्ति का वेटेज होता है, आयोग उस पर उतना सोचता है, उसकी कमेटी बैठेगी, कमेटी बैठने का सोचती है और फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं वो लोग भी। ऐसा नहीं है आपकी आपत्ति आई है तो उसका निराकरण भी वो लोग करेंगे। तो आयोग अपने हिसाब से तो लेवल पे प्रयास करता है कि समस्याओं का समाधान किया जा सके। आप अपनी समस्या बताइए, वो समाधान बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। प्रवीण जीएस वर्ल्ड को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में हमसे जुड़िए। जिस मुद्दे पे, जिस चीज पे आपको चर्चा करनी हो, जानकारी चाहिए हो, आप कमेंट लिखिए, कमेंट में हम आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।